हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि मैं अपना बायोलॉजी का जो कि अपना नोट्स है हैंड नोट्स, उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और मैं कि जो कि सेल और सेल डिवीजन दोनों करवा दिया था। आज हमारा क्या था, एनिमल्स टिश्यू। और उसके बाद इसके बाद क्या होगा, प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो हमारा आज टिश्यू ख़त्म करेंगे। ठीक है, एनिमल्स टिश्यू के बारे में पूरी जानकारी एक वीडियो में ही क्या होगी, पूरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या आपको पढ़ा दिए थे, सेल डिवीज़न। तो आइए 2-3 प्रश्न पूछ देते हैं सेल डिवीज़न से कि क्या है कि सेल डिवीज़न किसने, मतलब सेल डिवीज़न के बारे में किसने बताया था, किसने दिया था। तो किसने दिया था, 1855 ईस्वी में कितना दिया था, रुडोल्फ वर्चू ने दिए थे। ठीक है, रुडोल्फ वर्चू ने एक ठे नियम दिए थे उसने, ये सेलुला, मतलब कि ओमनी ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द किसने दिए थे, तो रुडोल्फ वर्चू ही दिए थे। ठीक है ना। इसके बाद इसके कितने, मतलब एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, तो इतना हम देख चुके थे। समान सूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन के बारे में हम क्या है कि 40 लगभग में 40 प्लस क्वेश्चन भी हम आप लोग को दे चुके हैं उस पर। तो हमारा उससे क्या सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, एनिमल्स टिश्यू, जंतु उत्तक। ठीक है, तो देखिए गाइस, क्या होता है हमारा साइटो, ये चीज़ देखिए सेल होता है ना। जैसे हमारा क्या होता है, सेल होता है, कोशिका है ना। तो कोशिका है ना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, अब ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, टिश्यू के अध्ययन को क्या होता है, हिस्टोलॉजी। तो हमारा क्या होता है, उत्तक टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहलाता है, हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो एक गाइज क्या मतलब टिश्यू के अध्ययन को तो पूछेगा कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टियोलॉजी कहते हैं। खोज किसने की थी, बिकेट्स ने। किसने खोज की थी, बिकेट्स ने। तो आइए गाइज कहते हैं उत्तक। उत्तक क्या होता है, तो देखिए उत्तक क्या होता है ना, देखिए कि जैसे कि उत्तक देखिए कैसे होता है, जैसे कि हम लोग मान लें कि हम लोग मित्र हैं। तो हम लोग जैसे कि 4 मित्र है ना, तो हम लोग में बन रही है। तो हम लोग बन रही है तो कोई तो रीज़न होगा ना कि बन रही है। कोई तो ऐसा चीज़ होगा कि जो हम लोग में क्या है कि समानता पाई जाती होगी। जो हम लोग को क्या है कि बैलेंस बना के रखती होगी, समानता पाई जाती है, इसलिए हम लोग की मित्रता बन रही है। अगर समानता न बनाती समानता, तो क्या होता हम लोग में बनता नहीं, मित्रता नहीं रहती। तो उसी तरह इसका कार्य क्या होता है ना, जो टिश्यू होता है ना, वो क्या होता है कि समान कोशिकाओं से जो कि कार्य वो देखो यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि कार्य व उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जितने भी समान कोशिकाओं के जो समूह है ना, सबको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो देखिए उत्तक क्या गाइस, देखो हमारा क्या जो सेल है, हमारे सेल है, कोशिका है ना, कोशिका से मिलके हमारे क्या बनते हैं ना, उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं ना। कोशिका से मिलके हमारा क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। पहले हमारा सेल है, छोटी छोटी कोशिका है, छोटी छोटी कोशिका है ना, देखो छोटी छोटी कोशिका है, छोटी छोटी कोशिका से मिलके क्या बनेंगे, हमारा उत्तक बनेंगे। उत्तक से मिलके हमारा क्या बनेंगे ना, आर्गन बनेंगे ना, आर्गन बनेंगे। आर्गन से मिलके क्या बनेंगे, आर्गन सिस्टम बनेगा ना, आर्गन सिस्टम, अंग। देखो कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर अंग तंत्र। अंग तंत्र के बाद हमारा क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। तो हमारा एक क्या होता है, इसका एक शेड्यूल होता है बनने का। ठीक है ना। तो हमारे छोटे छोटे कोशिका मिलकर टिश्यू बनाती है, छोटे छोटे टिश्यू में जब छोटे छोटे हमारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या अंग बनाते हैं, जब बड़े बड़े अंग मतलब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, फिर अंग तंत्र मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो हमारे टिश्यू क्या होते हैं कि समान कोशिकाओं में समान समूह में जो होते हैं उसे हम क्या कहलाते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी होता है इसका फर्क, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। आप देखिए गाइज, एक कोई चीज मतलब कि इसमें क्या उत्तक है, ठीक है ना, उसमें उत्तक है। तो देखो उत्तक है ना, तो इसमें देखो ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ब्लू ब्लैक रेड है। तो देखो ब्लू अपने साथ चला गया, रेड अपने साथ, अब ब्लैक अपने साथ। तो जो जो सामान है, इसमें से जो सामान है ना, वो अपने सामान के साथ चला गया। मतलब कि सामान जैसे कि ब्लू ब्लू के साथ है तो ब्लू ब्लू के साथ चला गया, ब्लैक ब्लैक तो ब्लैक ब्लैक के साथ, रेड रेड है तो रेड रेड के साथ। तो क्या हुआ, ये अपनी समान कोशिका ना, तो उसी तरह समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो समान कोशिका होगी, अब इनका समूह बन गया, अपना अपना कोशिकाएं जो कि जो जितने भी, जैसे ब्लू कलर की कोशिका थी तो ब्लू में चली गई, रेड कलर की कोशिका थी रेड में, ब्लैक कलर की, तो समान कोशिकाओं के जो समूह बन गया तो इसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब देखिए उत्तक क्या होता है ना, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनिमल्स टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू। तो किसमें होता है, एक होता है जंतु जंतु उत्तक होता है, एक होता है पौधे में, मतलब कि पादप उत्तक। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, एनिमल्स टिश्यू, जंतु उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है ना। पादप उत्तक हमारा बोटनी में आता है तो उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं तो अगर मेरा मन करेगा तो ये इसी के जस्ट बाद मेरा लेक्चर जो होगा उसी प्लांट टिश्यू पे होगा ना, मतलब पादप उत्तक पे होगा।
तो आइए देखते हैं हमारा क्या होता है टाइप ऑफ एनिमल्स टिश्यू। हमारा एनिमल्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हमको गाइज क्या रखना है कि एनिमल्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से उसके बाद बॉडी, ठीक है ना, बॉडी बनता है ना। तो हमारा क्या होता है कि तो यहाँ पे हमारा देखो टाइप ऑफ टिश्यू कितना होगा, 4 प्रकार का होता है। देखो पहला क्या होता है ना, इपिथीलियल टिश्यू। इपिथीलियल टिश्यू का मतलब जाते हैं ना ऊपरी, उपकला, उपकला उत्तक, मतलब कि देखो हम देख रहे हैं जैसे कि मेरे ऊपर देखो यहाँ पे ना, कई बहुत ध्यान से आप लोग को दिखा, कैमरा दिखा दे, देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए पूरा क्या है ना, नहीं जहाँ से बाल निकला है थोड़ा थोड़ा है ना, बूंदा बूंदा, ये सब देखिए। तो ये सब क्या है हमारा उपकला, मतलब उपकला उत्तक के मतलब कि ऊपरी हमारे जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपरी वाला जो हिस्सा ना, उपकला अंदर वाली जो हिस्सा है, उपकला वो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली सबको क्या करते हैं हम उपकला, इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं ना, उपकला उत्तक कहते हैं। उसके बाद देखिए मेरा दूसरा का क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, संयोजी उत्तक। जैसे कि देखो एक दूसरे से जो कि जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक दूसरे से जुड़े रहना, देखो यहाँ पे क्या है कि हड्डियाँ हड्डियाँ से जुड़ी हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मांसपेशियाँ हड्डियाँ से जुड़ी है, तो ये सब क्या कनेक्टिव है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। उसके बाद देखो मास्कुलर टिश्यू होता है, पेशीय उत्तक होता है ना, पेशी पेशी से मिला, तो क्या होता है हमारा पेशी पेशी मिला नहीं, एक होता है पेशीय उत्तक होता है हमारा, नर्वस मतलब तंत्रिका उत्तक होता है। तो हमारा पूछेगा कि एनिमल्स उत्तक, एनिमल्स टिश्यू जो होता है, एनिमल्स टिश्यू में हमारा मतलब उत्तक कितने, एनिमल्स उत्तक कितने प्रकार, एनिमल्स उत्तक हमारा कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एपिथेलियल होता है, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, मास्कुलर टिश्यू होता है, फिर नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है ना। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। तो देखिए गाइज अब आइए हम क्या पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में गाइज हम पढ़ेंगे, पूरे सबके बारे में जानेंगे, इसके भी कितने प्रकार होते हैं। तो हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो कि इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं ना, जिसको बोलते हैं स्क्वामस। स्क्वामस देखो स्क्वामस होता है ना, इसको बोलते हैं सल्की, सरल सल्की उत्तक ना, इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सरल सल्की उत्तक, तो यह होता है सरल सल्की उत्तक। इसी तरह सरल घनाकार टिश्यू, तो इसको बोलते हैं घनाकार, क्यूबॉइड कलर के घनाकार होते हैं। तो देखो ये क्या होता है, सरल होते हैं, मतलब कि सरल सल्की होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब लगे रहते हैं हमारे त्वचा पे ऊपरी वाली भाग पे, तो ये क्या होता है सरल सल्की होते हैं, ठीक है। उसके बाद घनाकार, घन की तरह होते हैं ना, घन की तरह होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, घनाकार बोलते हैं। तो ये घनाकार क्यूबाइडल होते हैं। उसके बाद स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब कि ऐसे स्तंभ की तरह लगे रहेंगे, ऐसे स्तंभ की तरह, तो स्तंभाकार होते हैं, ठीक है। इसको स्तंभाकार कॉलम बोलते हैं। फिर रोमर होता है, रोमर को क्या बोलते हैं, सिलिएटेड बोलते हैं, या इसी को हाँ मतलब इसका एक और नाम है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम पचमावी, पचमावी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को रोमर सिलिएटेड बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, सल्की, घनाकार, क्यूब मतलब कि घनाकार हो गया, स्तंभाकार हो गया, उसके बाद रोमर, रोमर मतलब सिलिएटेड। इंग्लिश में देखेंगे सल्की को स्क्वामस बोलते हैं, घनाकार को क्यूबॉइडल बोलते हैं, स्तंभाकार को कॉलम बोलते हैं, कॉलम, उसके बाद रोमन मतलब क्या होता है, सिलिएटेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम देख लिए। उसके बाद गाइज क्या देखेंगे कि हमारा जो कि इपिथेलियल, अब इपिथेलियल टिश्यू जो होता है उपकला उत्तक होता है, तो हमारा उपकला उत्तक क्या कहलाता है, उपकला उत्तक देखो क्या होता है हमारा। उपकला उत्तक के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग को देखो ये हमारी क्या होता है ना, ये हमारा ऊपर का जो भाग है त्वचा के ऊपर, तो ये हमारा क्या है, हमारे जो कि मतलब पूरे जो कि कवरिंग टिश्यू है, ये देखो पूरा क्या कवरिंग टिश्यू है, तो जो हमारे अंदर का भाग को जो कि कवर किया है पूरा, तो ये हमारा क्या है इपिथेलियल टिश्यू है, इसको बोलते हैं उपकला उत्तक बोलते हैं ना। तो इसे क्या कहते हैं कि इसे कवरिंग टिश्यू, ढकने वाला उत्तक कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करा तो इसे ढकने वाला, तो इसे ढकने वाला उत्तक कहते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक उत्तक भी कहते हैं। अब देखो अंदर से देखो गाइज पसीना आना, देखो पसीना अंदर से आता है, अब क्या हमारा पानी क्या है कि हमारे त्वचा से यहाँ से पानी डालेंगे तो क्या अंदर चला जाएगा, नहीं जाता ना है, लेकिन अंदर से पसीना आ जाता है, अंदर से पसीना आता है, और ऊपर से पानी डाले तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पसीना आता ना है, तो ये सब आता है, तो कैसे जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है उसी से होकर आता है, हमारे क्या से जो कि उपकला उत्तक होती है उसी से होकर आता है ना। तो उपकला उत्तक के क्या काम होता है कि ये क्या होती है, हमें रिकवरिंग टिश्यू मतलब ढकने वाले उत्तक कहते हैं, इसको सुरक्षात्मक उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो कि पुनर्जनन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है,
पुनः जनन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जैसे कि हम लोग को क्या हो, अभी कोई चोट लग जाए तो देखो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके क्या होती है, पुनः जनन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर अंग में पूछे, अंग में हम जानते हैं कि अंग में पूछे कि अंग में पुनर्जन्म क्षमता किसकी होती है, तो लीवर की होती है। तो हम आपको बताए थे लीवर में कि लीवर की पुनर्जन्म क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, लेकिन किसमें, अंग में होती है। लेकिन यहाँ पे टिश्यू ऊतक में पूछेगा कि ऊतक में किसकी पुनर्जन्म क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, तो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है ना। आप देखिए दूसरे ऊतक पर उगने की क्षमता रखते हैं। ये जो उपकला ऊतक होते हैं ना, ये क्या होता है कि दूसरे ऊतक पे उगने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इनके पास इतनी है कि दूसरे ऊतक पे भी क्या करेंगे, ये उग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, तो उपकला ऊतक के देखिए 4 प्रकार होते हैं। आप लोगों को बता दीजिए क्या होता है, सल्की होता है, सरल सल्की उपकला। उसके बाद होता है घनाकार सरल घनाकार उपकला। उसके बाद स्तंभाकार होता है। उसके बाद रोमर या तो पचमावी, जिसे सिलिएटेड बोलते हैं। तो सल्की को क्या कहते हैं, स्क्वामस बोलते हैं। स्तंभा को कॉलम बोलते हैं। घनाकार को क्यूबाइडल बोलते हैं। और उसके बाद उसके पचमावी को सिलिएटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सल्की उपकला क्या होता है, स्क्वामस वो क्या होता है, तो देखो आप लोग को बता दिए त्वचा। ये हमारी त्वचा ना, त्वचा के ऊपर देखो ये पाई जाए, इसे मतलब कि आपको पाई जाती है ना, तो इसे आता है। पहले प्रश्न पूछा था शायद प्रीवियस ग्रुप डी में, सर बता रहे थे कि त्वचा पूछा था कि त्वचा जो है, त्वचा कौन सी उपकला है हमारी, त्वचा कौन सी उपकला है। तो हमें याद रखना चाहिए कि त्वचा क्या है, एक तो उपकला एपिथेलियल टिश्यू है त्वचा, ठीक है। लेकिन किस में आता है, तो हमारी किस में आता है, सल्की उपकला में आता है। तो देखो सल्की उपकला में ना हमें इन सब का एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। देखो एक ग्रास नली जिसको एसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली जिसको एसोफेगस बोलते हैं, और आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, में पाई जाती है। और जीभ पे भी पाई जाती है, जीभ पर भी पाई जाती है। तो हमारी देखो सल्की उपकला जो होती है, सल्की उपकला क्या, ऐसे देखें तो ऐसे देखो, ऐसे कर देते कि देखो ऐसे हम कोई मतलब कि कोई अगर ट्रिक बनाए, तो देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक मेरे लिए जैसे सल्की मतलब क्या है ना, से सल्की, स से क्या है, सटी हुई, मतलब से सल्की, से क्या हुई, सटी हुई। तो देखो अगर कोई चीज़ त्वचा पे है, तो त्वचा के बारे में देखो सल्की उपकला का उदाहरण है, तो त्वचा से क्या सटी रहेगी, से सटी, से सल्की हुई, सटी है। ग्रास नली हमारा ओसोफोगस है, इसोफोगस है, ग्रास नली। तो कोई चीज़ ग्रास नली से क्या है, सटी रहेगी, आहार नाल से सटी रहेगी। हमारे जीभ है, तो जीभ पे क्या होगी, सटी रहेगी। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि सल्की उपकला किससे होता है, हमारा त्वचा से हो गया, ग्रास नली हो गया, आहार नाल हो गया, और आहार नाल में, ग्रास नली में, और उसके बाद क्या, जीभ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें सब में क्या होते हैं, पाए जाते हैं हमारा सल्की उपकला। तो ऐसे हम क्या एक ट्रिक बना लिए, क्योंकि हमें याद रखने के लिए ट्रिक अगर ट्रिक बना ले तो हमें याद रहेगा ज़्यादा समय तक, ठीक है ना। अब उसके बाद गाइस देखिए क्या होता है, हमारा यहाँ से सल्की उपकला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, स्तंभाकार उपकला। तो स्तंभाकार उपकला क्या होता है, स्तंभाकार की तरह होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉलमनर। तो देखो इसका काम क्या होता है ना, अब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है, ठीक है ना। ये आंत्र में पाए जाते हैं। आंत्र जो होती है ना मेरा, इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन होता है ना आंत्र, तो ये क्या होता है, आंत्र में पाए जाते हैं। ये क्या आता है, आंत्रों में रह कर क्या करते हैं ना, अवशोषण करते हैं, अवशोषण एब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे कि आंत्र के द्वारा भोजन जिसे जा रहा है, तो उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो हमारा ऐसे देख लो, अगर इसको याद करने के लिए ट्रिक देखें, तो देखो हमारा क्या, स्तंभाकार। देखो कोई चीज़ क्या है कि स्तंभाकार, अब मान लेते हैं कि जब हमारा भोजन जाता है आंत्र में, तो हमारी याद क्या है, पूरे लंबी है ना, नहीं बोलते कि हमारी याद क्या छोटी याद है, बड़ी याद है। तो हमारे क्या मतलब लंबी है, खम्भे की तरह नहीं तो है, लेकिन तो क्या लंबी है ना, तो इस तरह लंबी में जा रही है। तो इस तरह हमारा स्तंभाकार का ट्रिक क्या हो जाएगा, किस में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, अवशोषण करना होता है। और इसको वजह से आंत्र, मतलब कि आंत्र में, जो कि आंत्र में क्या होता है, पाया जाता है, आंत्रों में पाया जाता है। तो एग्जाम में मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि आंत्र में पाया जाने वाला कौन सा उपकला होता है, तो हमारा स्तंभाकार होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है गाइज, नेक्स्ट होता है हमारा क्या होता है, घनाकार उपकला। देखिए घनाकार उपकला क्या होता है ना, क्यूब की तरह होता है। आपको बता, जैसे घन लिखा है, तो घन हो गया हमारा क्यूब, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, क्यूब की तरह होता है घनाकार। क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, घनाकार होता है। ये क्या होता है, देखो ये लार ग्रंथि, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे किस में पाया जाता है, लार ग्रंथियों में, लाल ग्रंथियों में पाया जाता है।
पसीना ग्रंथि में भी आकर, उसके बाद देखो ब्रिक की जो नालिका है, ब्रिक मतलब ना देखो किडनी होता है यहाँ पे, ब्रिक मतलब क्या होता है ना किडनी, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं ब्रिक। जो किडनी की हमारी नालिका है ना, किडनी की जो हमारी नालिका है उसमें पाया जाता है कौन सा, घनाकार उपकला। तो पूछ देगा कि किडनी जो ब्रिक की नालिका उसमें कौन सा उपकला पाया जाता है, तो हमारा घनाकार उपकला पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो पसीना की ग्रंथि में, जो कि हमारा पसीना ग्लैंड है, जो कि हमारा स्वीट ग्लैंड है, तो हमारा पसीना की जो पसीना की जो ग्रंथि है ना उसमें भी क्या पाया जाता है, घनाकार उपकला पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि लाल ग्रंथि में पाया जाने वाला कौन सा है उपकला, तो हमें घनाकार, लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि जो होती है ना हमारी लाल ग्रंथियों में पाया जाने वाला कौन सा है उपकला, तो हमारा क्या है, घनाकार उपकला है, ठीक है ना, लाल ग्रंथि में पाया जाने वाला। अब उसके बाद देखिए गाइज हमें, अब उसके बाद हमें क्या याद रखना है, सिलिएटेड पचमावी जिसको बोलते हैं। ये देखो अंडाशय और टेस्टिज जो हमारा होता है वृषण, अंडाशय और टेस्टिज होता है वृषण में पाए जाते हैं। तो हमारा देखिए सिलिएटेड ना, सिलिएटेड में किसे पाए जाते हैं, मतलब कि हमारा रोमक, रोमक इसको हम याद रखेंगे सीलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें किस में पाया जाता है, जो ओवरी होती है अंडाशय होता है, और जो वृषण टेस्टिज होता है ना इसमें कौन सा पाया जाता है, सिलिएटेड पाया जाता है, ठीक है। मुख गुहा, मुख गुहा जो होता है ना, मुख गुहा में भी पाया जाने वाला कौन सा होता है, सिलिएटेड होता है, सिलिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, इपिथीलियल टिश्यू। तो इपिथीलियल टिश्यू के बारे में हम जान गए। तो पहले हम पढ़े थे टिश्यू, अब हम इसको देखिए एक बार रिवाइज करते हैं अपने से, ठीक है ना। देखिए माइंड में इसको रिवाइज करते हैं। हम पढ़े थे क्या, टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को, मतलब कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब कि हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाता है, टिश्यू के अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। अब टिश्यू क्या होता है, देखिए टिश्यू क्या होता है कि मतलब जितने भी कोशिकांग है उसका समान, मतलब कि समान कोशिकाओं का समान समूह, समान कोशिकाओं का समान समूह क्या कहलाता है, हमारा टिश्यू कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो पढ़े, तो उसके बाद देखो टिश्यू कितना प्रकार का होता है, दो होता है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू, मतलब कि एक पौधों में पाया जाने वाला टिश्यू, एक एनिमल्स में। तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में पाया जाने वाला टिश्यू। तो एनिमल्स में पाया जाने वाला हम चार प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से, पहला एपिथीलियल था, एपिथीलियल टिश्यू जिसे उपकला बोलते थे। दूसरा का हमारा था कनेक्टिव टिश्यू जिसे कि वो संयोजी ऊतक बोलते थे। फिर चौथा था मास्कुलर ऊतक, मतलब तीसरा था मास्कुलर्स मतलब पेशीय ऊतक, फिर चौथा था नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इतना देखे थे। अब हम क्या देखे थे इसके बाद, इसके बाद हम देखे थे ना ये इपिथीलियल टिश्यू, इपिथीलियल टिश्यू जो उपकला, जो कि किसमें, त्वचा के ऊपर पाई जाती है ना, उपकला मतलब ऊपर, त्वचा के ऊपर पाई जाती है, पसीना अंदर से निकलता है, किसका, उपकला का उदाहरण है। तो हम इसका भी कितने पढ़े थे, चार एग्जाम्पल पढ़े थे। इसका क्या चिन्ह पढ़े थे, पहले पढ़े थे सल्की उपकला, सल्की उपकला के स्क्वामस बोलते हैं। उसके बाद पढ़े थे घनाकार, मतलब कि क्यूबाइडियल बोलते होते हैं, घनाकार सल्की, उसके बाद स्तंभाकार, उसके बाद लास्ट में सिलिया पढ़े थे, सिलिएटेड। आपको बता दें सल्की में क्या होती है, त्वचा पाया जाता है, आहार नाल पाया जाता है, ओसोफेगस ग्रास नली पाई जाती है। उसके बाद जीभ पर जो पाया जाता है वो क्या होता है, हमारा सल्की होता है, स से सल्की, स से सटा हुआ। उस स्तंभाकार में आप लोग को बता दें कि क्या होता है, आत्रो, स्तंभाकार मतलब कि इस रहेगा तो क्या करेगा, आत्रो का हमारा, आत्रो का क्या करेगा, हमारा अवशोषण करेगा, आत्रो में जो कि स्टाइल में पाया जाता है, ठीक है। घनाकार में आप लोग को बता दें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाल ग्रंथिया, लाल ग्रंथिया में कौन सा उपकला पाया जाता है, तो हमारा घनाकार पाया जाता है, ठीक है। सीलिया में आप लोग को बता दें कि अंडाणु और ब्रिस्टल जो कि हमारा ओवरी और टेस्टिज है उसमें क्या पाया जाता है, हमारा सीलिया पाया जाता है। तो हमारा यहाँ तक तो जितना आप लोग को पढ़ा दिए पूरा रिवीजन करवा दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, संयोजी, दूसरा पे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो गाइस कनेक्टिव टिश्यू, तो हमारा देखो देखो ब्लड देखोगे तो क्यों लिखा होगा कहीं, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ब्लड हमारे क्या है ना, संयोजी ऊतक है। तो ये भी पूछ देता है कि ब्लड हमारा, ये भी कभी कभी पेपर में आ जाता है कि ब्लड कैसा ऊतक है, तो ब्लड हमें याद रखना है कि किसा संयोजी ऊतक है। तो इसीलिए लिखा था ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा ब्लड क्या है, संयोजिक ऊतक है। आप देखिए संयोजिक ऊतक में ना, संयोजिक ऊतक जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, ब्लड आता है, कार्टिलेज आता है जिसे उपास्थि बोलते हैं, उसके बाद बोन। तो हमें मेन चीज़ संयोजी ऊतक में ना हमें तीन एग्जाम्पल याद रखना कौन बहुत ज़रूरी है। एक होता है हमारा क्या होता है, ब्लड, ठीक होता है। दूसरा का होता है बोन, ठीक है, बोन। और तीसरा का होता है कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज होता है ना जिसे उपास्थि बोलते हैं। तो हमें ये तीन, ये किस में आते हैं, कनेक्टिव, ठीक है ना, कनेक्टिव होते हैं। और सबसे सर्वाधिक यही भी होते हैं ना, सर्वाधिक पाया जाने वाला यही होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, देखो
हमारे बॉडी में ब्लड का देख ही रहे हो, पूरे पूरे ब्लड का दौरा हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब पूरी हड्डियाँ जो कि बनी हुई है, हमारी हड्डियाँ, हमारी बॉडी पूरी हड्डियों से बनी हुई है। उसके बाद हमारा जो कार्टिलेज उपास्थियाँ हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो सभी हमारे क्या है, ब्लड हुआ, हड्डियाँ हुआ, सब पूरे पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में इन्हीं सब का देन है ना। तो इसीलिए कहते हैं इसको कि सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन होता है, यही होता है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक यही होता है, ठीक है। तो गाइज हम पढ़ेंगे क्या होता है, क्या होता है कि हमारा संयोजी ऊतक ना, कनेक्टिव टिश्यू, तो इसे किस में होता है, बोन मतलब हड्डी में होता है, ब्लड में होता है, कार्टिलेज में होता है। बस हमें तीन बात याद रखना है। इसका कार्य क्या होता है, देखो, शरीर को अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। शरीर को, हमारे जो कि शरीर है उसको अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। देखो कोई अंग है और शरीर से देखो मतलब कि जोड़ने का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि जोड़ने का कार्य कर रहा है। सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक यही है। तो आप लोग को बता भी देते कि सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक यही, रीजन क्या है, हमारे शरीर में देखो पूरे शरीर में ब्लड है, पूरे हड्डियाँ है, पूरे हड्डियाँ, पूरे हमारी हड्डियों से ही पूरा हमारी क्या शरीर बनी है, कार्टिलेज उपास्थियाँ से बनी है। तो हमारी क्या सर्वाधिक यही ना पाया जा रहा है, सर्वाधिक हड्डियाँ पाई जा रही है, ब्लड पाया जा रहा है, उपास्थियाँ पाई जा रही है। तो हमारे सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक क्या है, हमारा संयोजी ऊतक है। तो हमें ये भी याद रहा, क्योंकि शायद प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। यह ठोस और तरल दोनों अवस्था में होता है, सही बात है। हमारी हड्डी क्या है, हमारी क्या है, हड्डी क्या है, हड्डी हमारी बोन क्या है, सॉलिड है, ठोस है। अब वही आ गया ब्लड, ब्लड हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों पा गया। यहीं पे देखो, यहीं पे देख लेते हैं हमारा बोन क्या है, हमारी बोन क्या सॉलिड है, अब ब्लड, ब्लड आ गया, ब्लड हमारा क्या है, लिक्विड है, तरल संयोजी है। तो ये क्या हो जाए, तरल और ठोस दोनों में पाया जाता है। बस दोनों एग्जाम्पल से दोनों से समझ लिए, ये हमारा एक केस में। तो अभी पूछ देगा हमें संयोजी ऊतक का उदाहरण है कि बोन और ब्लड और कार्टिलेज होता है, तो पूछेगा कि ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा मतलब कि ऊतक होता है। तो हमारा कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। अब गाइस देखिए, संयोजी ऊतक होता है ना, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ठीक है ना। गाइस देखिए अब क्या होता है, संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक के भी कितने प्रकार होते हैं, तीन पार्ट होते हैं ना। संयोजी ऊतक के भी तीन पार्ट होते हैं। जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक के हमारे चार थे, एक ठे था सीलिया, एक ठे था घनाकार, एक ठे स्तंभाकार, एक ठे था सिलिटिया, जिसे बोलते हैं रोमर। तो इसे इसे हमारी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो संयोजी ऊतक होता है, इसके भी कितने होते हैं, संयोजी ऊतक के तीन पार्ट होते हैं ना। तो पहला कौन सा होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक, फिर कंकाल ऊतक, उसके बाद तरल संयोजी ऊतक। अब देखो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, जिसे वास्तविक संयोजी ऊतक बोलते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद देखो कंकाल ऊतक, स्केलेटन टिश्यू होता है, इसी को बोलते हैं एपिडोस, एपिडोस बोलते हैं, एपिडोस। उसके बाद तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड मतलब टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए गाइस क्या होता है हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक संयोजी ऊतक के भाग। अब देखो वास्तविक संयोजी ऊतक के भी कितने भाग होते हैं, पांच भाग होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो कि वास्तविक संयोजी ऊतक के भी कितने भाग होते हैं, पांच भाग होते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके भी कितने भाग होते हैं, पांच भाग होते हैं। तो पहला देखो कौन सा भाग होता है, पहला होता है एरोलर, एरोलर ऊतक होता है। फिर एडिपोज मतलब जिसे वसीय ऊतक बोलते हैं, वसीय ऊतक बोलता है। वाइट टिश्यू सफ़ेद ऊतक होता है। टेंडन कंडरा, कंडरा होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्नायु लिगामेंट, स्नायु लिगामेंट ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए ये दोनों हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों थोड़ा भूल भी गए, लेकिन ये दोनों हम लोग को नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो वास्तविक संयोजी ऊतक है ना, उसके कितने भाग होते हैं, पांच भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एरियोलर, एरियोलर, एडिपोज, वाइट टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है। हमें पांच प्रकार होता है। अब ये देखें तो एरियोलर टिश्यू में मतलब में पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो एरियोलर टिश्यू जो होता है ना, लचीले ऊतक होता है। तो प्रश्न बना देगा कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो कैसा ऊतक होता है, तो लचीले ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, लचीले ऊतक होता है। अब ये भी देखो एरियोलर जो टिश्यू होता है ना, ये भी हमारा तीन पाया जाता है। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट होता है, एक होता है मास्ट सेल होता है, एक होता है माइक्रोफेज होता है। तो आइए देखते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है। तो गाइस क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है ना।
फाइब्रोब्लास्ट में हमारा क्या होता है ना, इलास्टिन, ठीक है ना, इलास्टाइन प्रोटीन पाया जाता है। जो कि फाइब्रोब्लास्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, स्टालिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, स्टालिन प्रोटीन पाया जाता है। देखो हमारे शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन है। तो क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं स्किन में जो पाई जाती है। तो हमारे क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन जाके स्किन में पाई जाती है। अब देखो गाइज, पहली बात हमें क्या है कि पूरा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, जो तो कोलेजन प्रोटीन है ये किस में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। तो भाई मेरे पूरे बॉडी भर तो स्किन है ना है, तो जो हमारे बॉडी भर पूरे स्किन है और स्किन में पाई जा रही है कोलेजन प्रोटीन, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी होगी, हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली पूरे बॉडी भर मिल रही है तो सर्वाधिक यही ना पाई जाएगी। तो हमें ये सब पढ़ना याद नहीं करना, हमें बस दिमाग लगाना है कि कोलेज प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। ये देखो कि कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, हमारी स्किन में पाई जाती है, ठीक है ना। पाई जाती है। उसके बाद कि और इसमें बात क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में ही पाई जाती है ना। देखो और उसके बाद देखो ये जो होता है इलास्टिन होता है ना, इलास्टिन प्रोटीन मतलब पाया जाता है इसमें किसमें, फाइब्रोब्लास्ट में। ये प्रोटीन कम होने से हमारी त्वचा झुर्री हो जाती है। आप देखो इलास्टिन प्रोटीन जो होता है ना, अगर इलास्टिन प्रोटीन अगर कम होगी, बायोफ्राइज फाइब्रोब्लास्ट में इलास्टिक प्रोटीन जो पाया जाती है अगर ये कम होगी ना, तो हमारी त्वचा की झुर्रियाँ क्या होती है, झुर्रियाँ होने लगती है। तो पूछ देगा कि त्वचा की झुर्रियाँ कम होने लगती है किस प्रोटीन के कारण, तो इलास्टिन प्रोटीन के कारण। इलास्टिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होता है गाइज, मास्ट कोशिका होती है। मास्ट कोशिका होती है, बस देखो एक ही चीज़ याद रखना है, ये किस में पाई जाती है, यम यल। मास्ट कोशिका किस में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। बस यम से मास्ट, यल से क्या होता है, लीवर। ये क्या होती है, लीवर यकृत में पाई जाती है, ठीक है। तो हमें मास्ट कोशिका बारे में इतना इतना याद रखना है। और एक लाइन और याद रखना है, हेपेरिन जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, ठीक है ना। हेपेरिन इसको मैंने बोलते हैं एक क्या प्रोटीन है, हेपेरिन हिस्टामिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि एलर्जी के लिए होते हैं ना। और सेरोटाइनिन रसायन मास्ट कोशिका में बनती हैं या क्या पाए जाते हैं। तो पूछ देगा हम लोग को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ देगा कि हेपेरिन और हिस्टामिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। तो हमें ये नहीं याद रखना कि बायोप्लास्टा में पाया, तो बायोप्लास्टा में तब इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। इलास्टिन प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। इलास्टिन प्रोटीन हमारा फाइब्रोब्लास्ट में पाया जाता है। लेकिन मास्ट ब्लास्ट आप देखो यहाँ से याद करेंगे हम, मास्ट ब्लास्ट का मतलब कि यम यल, यम यल यच, यम यल यच याद कर लो, ठीक है ना। तो देखो यम यच मास्ट सेल हो जाएगा, किस में पाई जाती है, लीवर में होती है। अब देखो यल से क्या होता है, हिपेरिन हो जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा। तो हिपेरिन हिस्टामिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, मास्ट सेल में पाई जाती है। तो इसको हम यम यल यच, यम यल यच, ठीक है ना। यम यल होता है तो यम यल यच याद करो, ठीक है ना। यम यल यच हो जाएगा, यम से हो जाएगा मास्ट सेल, मास्ट सेल किस में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है हमारी। यस से हो जाए हेपेरिन हिस्टामिन प्रोटीन पाए जाते हैं। हेपेरिन और हिस्टामिन प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट क्या होता है कि माइक्रोफेज सेल। माइक्रोफेज सेल क्या होता है, हमारा ना जीवाणु का भक्षण करती है। एक इसका क्या होता है ना, भक्षी कोशिका। माइक्रोफेज मतलब क्या होता है, भक्षी कोशिका। तो माइक्रो मतलब हमारी जो कि जीवाणु उसको क्या नष्ट कर देती है। तो हमारा माइक्रोफेज का मतलब क्या हो जाएगा ना कि भक्षी कोशिका। हमारे जो कि माइक्रोफेज है ना, वो हमारे जितने भी जीवाणु हैं, जीवाणु को क्या करती है, नष्ट कर देती है। इसका काम क्या होता है, ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है गाइस, दूसरा क्या होता है हमारा एडिपोज टिश्यू, जिसको बोलते हैं वसीय ऊतक। आप देखिए हमें अगर देखिए हिंदी भी मालूम है ना, तब भी हम उसके बारे में जानें कि वो क्या होता है। एडिपोज एडिपोज मतलब क्या होता है, ओसीय उत्तक, ठीक है ना। ओसीय उत्तक होता है। तो देखिए इसका ओसीय उत्तक मतलब वसा का जमाव करता है। तो देखिए एडिपोज क्या होता है ना, एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारे शरीर में, जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, तो क्या करता है, वसा का जमाव करता है। जो फैट होता है ना, फैट का स्टोरेज करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। देखो किसी का कमर इतना निकल गई, कभी का किसी का कमर इधर से निकल, तो कहते हैं कि उन्हें कहता है कि तो मतलब वसा बढ़त है, मतलब वसा बढ़त है। तो यही जो कि फैट का क्या है, फैट बढ़ रहा है तुम्हारा, तो फैट का यही स्टोर कर रही है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू बोलते हैं ना। शरीर का तापमान संतुलित करते हैं। ये क्या एडिपोज जो कि वसीय उत्तक होते हैं, ये शरीर का क्या होता है, तापमान क्या होते हैं, संतुलित करते हैं। त्वचा के नीचे व गुर्दे के ऊपर पाए जाते हैं। आप देखो सही बात है भाई, वसीय उत्तक जो होते हैं
अब त्वचा के ऊपर थोड़ा ना वसीय ऊतक पाया जाएगी। हमारा जो कि वसा का चीज़ है, वसा का जमाव करता है तो अंदर ही पाया जाएगा ना, वसा का जमाव हमारा अंदर होता है तो त्वचा के नीचे हो गया। अब गुर्दे जो किडनी होते हैं ना, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। तो किडनी भी हमारी अंदर है, किडनी भी हमारी क्या है, अंदर ही है ना, किडनी भी हमारी अंदर ही है, मतलब कि किडनी के ऊपर और त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। कौन सा, वसीय ऊतक, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे हम वसीय ऊतक के बारे में जान लिए, ठीक है, डिपोज क्या बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है हमारा, एक होता है वो व्हाइट टिश्यू ने, जिसको बोलते हैं सफ़ेद। तो देखो हमें इस बात के लिए ज़्यादा ये व्हाइट टिश्यू के बारे में ज़्यादा नहीं देखना, बस एक बात याद रखना हमें, ठीक है। एक क्या होता है हमारा स्कल जो होता है ना, कपाल ना, कपाल तरल हमारे, देखो व्हाइट ऊतक जो होते हैं ना, है सफ़ेद टिश्यू ना, हमारे कपाल में ना एक ऊतक पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है, एक फ्लूइड, एक तरल पाया जाता है। में उसी में क्या होते हैं, मिलते हैं। किस में मिलते हैं कि हमारे जो कपाल है ना, कपाल में क्या होता है, हमारे चैनल का नाम है गाइज हैंड नोट्स मोटो, ठीक है ना, आप लोग इसको क्या सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो है कि हमारा क्या है ना, देखो व्हाइट टिश्यू जो है हमारा, जो कि स्कल, जो कि कपाल है ना, कपाल, कपाल तरल में ना क्या होता है, मिलते हैं हमारे। देखो अब सीधा हमें याद रखना है कि व्हाइट टिश्यू, देखो व्हाइट टिश्यू क्या होता है, हमारा जो स्कल होता है, कपाल होता है, उसके उसमें उसमें जो कि तरल पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है, व्हाइट टिश्यू पाया जाता है, बस। अब देखिए गाइस होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए क्या होता है टेंडन, टेंडन क्या होता है, पेशी को हड्डियों से जोड़ना, पेशी को हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा टेंडन कहलाता है ना। ज्वाइंट मसल्स प्लस बोन इजकल टू टेंडन, इसी तरह याद कर लो कि मसल्स यम प्लस बी इजकल टू टी, यम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक, यम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक, मसल्स प्लस बोन इजकल टू टेंडर, मतलब पेशी प्लस हड्डियाँ बराबर टेंडन, जिसको बोलते हैं कंडला, हिंदी में कंडला, कंडरा, कंडरा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिगामेंट, लिगामेंट क्या होते हैं कि बीबीएल, बीबीएल ना, बीबीएल, तो इसे कोई सर बताए थे लिगामेंट के लिए, मतलब ठीक हमें तो नहीं मालूम, हम भी इसी याद करें, बीबीएल मतलब बोन, बोन अब प्लस बोन, हड्डी और हड्डी से मिलता है तो क्या बनता है, हमारा लिगामेंट बनता है। हड्डी और हड्डी से मिलता है तो हमारा लिगामेंट बनता है, तो ठीक होता है। देखो जॉइंट बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, बुनामेंट कहलाती है, जो कि अंगुलियों में एक सा नी घुटना होता है। तो हड्डियों और लिगामेंट जो होता है ना, लिगामेंट क्या हड्डियों और हड्डियों से मिलता है। और उसके बाद पेशी और क्या होता है टेंडन, जिसे कंडरा बोलते हैं, शायद कंडरा यहाँ पे जो होता है ना हमारा, यहाँ पे हड्डी और पेशी दोनों को मिलके क्या बनता है, टेंडरा बनता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या, और बोन हड्डी और हड्डी, हड्डी और हड्डी से मिलता है, अंगुलियों यहाँ पे देखो हड्डी और हड्डी से मिलता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ये टेंडन, लिगामेंट कहलाता है, स्नायु जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो गाइस तो हमें याद रखना है टेंडन किसको बोलते हैं, यम बी टी, हमें याद देखो एक फार्मूला बता दिया आप लोग को यहाँ पे, यम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक, यम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब यम से क्या हो जाएगा, यम से हो जाएगा मसल्स, मतलब कि पेशी प्लस बोन, पेशी बोन से मिलकर टेंडन बनने लगा, ठीक है ना। उसके बाद बीबीएल, बीबीएल, तो बीबीएल से बोन प्लस बोन मिली तो लिगामेंट बनी, ठीक है, तो लिगामेंट होगा। उसके बाद देखो गाइस क्या होता है, कंकाल उत्तक, जो कि लास्ट तक क्या आते हैं, कंकाल उत्तक था ना, स्केलेटन टिश्यू, तो उसके होते ये क्या लाती है, कंकाल उत्तक क्या आती है, बोन बनाती है, ठीक है, हड्डियाँ बनाती है। तो हमारा देखो कंकाल आप लोग देखे होंगे, कंकाल किससे बना होता है, हड्डियों का बना होता है, तो इसे कंकाल हड्डियों का बना होता है, तो कंकाल क्या होती है, हड्डियाँ बनाती है, बस हड्डियाँ पूरा। अब कंकाल का नाम ही आ गया, तो नाम में क्या, वो कंकाल जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब उसके पूरा हड्डियाँ दिखाई दे रहा है, जैसे पतला लगती है तो कहा यार कंकाल हुए हो तुम, तो ऐसे क्या कंकाल हो गए हो एकदम, तो क्या हुआ, हड्डियों की तरह दिखाई दे रहे हो एकदम, तो क्या कहलाता है, हमारा हड्डियों बनाता है, तो हमारा क्या हो गया, हड्डियाँ बनाता है। देखो बोन क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल से बोन बनती है, हमारी हड्डियों जो बनती है ना। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछेगा कि ओस्टियोब्लास्ट सेल से हमारा क्या बनती है, हड्डियाँ बनती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है ना, उससे हमारी क्या बनती है, हड्डियाँ बनती है, जिसको बोलते हैं ओस्टियोसाइड बोलते हैं। हड्डियाँ क्या होती है, सॉलिड होती है, आप लोग को बता देते कि हड्डियाँ क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना। जो कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है ना, क्या बोन पाया जाता है और ब्लड पाया जाता है, तो उसको कनेक्टिव टिश्यू के क्या कहते हैं, ठोस और तरल दोनों मिलते हैं, क्योंकि बोन सॉलिड होता है, ब्लड हमारा थू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में। अब देखिए गाइज क्या होता है, हमारा उपास्थि, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, उपास्थि होता है। उपास्थि हमारा क्या होता है, कंड्रोसाइट सेल से बनती है। तो देखो कार्टिलेज कंड्रोसाइट से बनती है। बोन क्या बनते हैं, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो मतलब कि हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं।
तो वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट सेल से क्या हमारी बोन बनती है ना, हड्डी बनती है। और उसके बाद देखो कार्टिलेज से क्या बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनती है। कार्टिलेज हमारी किससे बनती है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनती है। तो हमें याद रखना है कि कार्टिलेज हमारा किससे बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनता है। कहाँ होती है, नाक के टिप पे होती है। देखो जो नाक है, नाक पे टिप पे होती है। और जो कान होता है ना, कान में हड्डी होती है, वो कार्टिलेज जैसे कि नहीं होता, जैसे ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो ऐसे मतलब ऐसे मुड़ भी जाती है, फिर छोड़ भी देते हैं, तो जिससे दबाते हैं हल्का सा दर्द भी करता है। तो ये होता है कान का जो है ना भाग, कान का जो होता है ना भाग, तो ये कार्टिलेज का ही बना होता है। और जो नाक की टिप है, नाक की टिप आप लोग को दिखाएं क्या, मान लो कि ये हमारी क्या है, ये हमारी नाक है, इस तरह कोई मनुष्य है, ये हमारी नाक है। तो जो नाक की टिप है ना, तो इस पे क्या है, इस पे बनी है। और जो हमारा एक क्या है, एक क्या है, हमारा कान है ना, ये हमारा कान है, ठीक है, ये हमारा कान है। तो ये कान पे भी जैसे पाया जाता ना है, ये हमारा कान है, कान में पाया जाता है। यहाँ पे भी हमारे क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाई जाती है। ईयर बनते हैं, ईयर बने होते हैं, ठीक है ना, कार्टिलेज के। श्वसन नालिका में के, श्वसन नालिका के छल्ले हैं, ठीक है, श्वसन नालिका के छल्ले भी हैं। तो गाइज यहाँ पे हम देख लिए, ठीक है ना। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के भी बारे में देख लिए, और उसके बाद उसके प्रकार जो होते हैं उसके बारे में भी देख लिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। देखो कंकाल उत्तक, जो कि कंकाल उत्तक स्केलेटन सिस्टम होते हैं ना, इसको बताए थे कौन आता है, दो आता है। कंकाल उत्तक में पूछेगा, देखो भाई हमारा हड्डिया, कंकाल हड्डिया लोक रहा है तो कंकाल लोक रहा है, कार्टिलेज है तो कार्टिलेज होता है, कॉन्ड्रोसाइड होता है, बोन होता है, ओस्टियोलाइज, वो हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं, तो ओस्टियोलॉजी। और कार्डियोसाइट होता है, उपास्थि कोशिका बनी होती है। तो यहाँ पे देखो हमारा कंकाल तंत्र बोन से हो गया, कार्टिलेज से हो गया, ठीक है। आप फ्लूइड टिश्यू, आपको तरल उत्तक बताते कौन होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होता है ना, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो कभी पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी हमारा कहाँ पाया जाता है, लिम्फ में पाया जाता है, जिसको हिंदी में लसिका बोलते हैं। हमारा फ्लूइड टिश्यू जो कि तरल उत्तक कौन से होते हैं, ब्लड होता है और लिम्फ होता है, ठीक है। तरल उत्तक हमारा, तरल उत्तक कौन होंगे, ब्लड और लिम्फ होंगे। तो हमारा ब्लड और लिम्फ किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ठीक है। तो ओके गाइज हमारा हो गया। और देखिए लास्ट में हमारा तीसरा नंबर पे क्या था, मास्कुलर टिश्यू था, पेशी उत्तक था ना। तो देखिए पेशी उत्तक था, पेशी उत्तक का भी ये भी कितने होता है, तीन प्रकार की होती है। पेशी की उत्तक भी हमारी तीन प्रकार की होती है ना। तो पहला हमारी क्या होती है, रेखी होती है, जिसको वॉलंटरी बोलते हैं। फिर दूसरा का होती है अरेखी, जिसको इनवॉलंटरी बोलते हैं। उसके बाद फिर होता है हृदय, जिसको कार्डियक बोलते हैं। तो देखिए गाइज इसमें भी इसका अलग अलग नाम है। इसी को बोलते हैं ऐच्छिक, रेखी को ही बोलते हैं ऐच्छिक, इसी को बोलते हैं अनैच्छिक, और इसको बाद इसको हृदय बोलते हैं। अब देखियो रेखी का मतलब क्या होता है ना, देखो जैसे कि ये रेखा है ना, ये कोई चीज़ है ना, इस पे देखो इसे छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, तो ये क्या रेखी है, ये देखो रेखी है ना। तो रेखी है, रेखी हमारा मास्कुलर टिश्यू है, हमारा जो कि मास्कुलर टिश्यू है ना, तो इस पे क्या पाया जाता है, इसे रेखा रेखा पाया जा रहा है ना, तो ये क्या रेखी है, वॉलेंट्री है। अरेखी का मतलब कि देखो ऐसे पाया जाता है, इसे ऐसे ऐसे पाया जाता है, इस पर कोई रेखा नहीं होता है, देखो कोई रेखा नहीं होता, अरेखिक होता है। कार्डियक हृदय के क्या होता है आप लोग को, ऐसे होता है। आप लोग को उनकी फिगर दिखाते हैं हम, इसका फिगर होगा मेरे साथ, मेरे पास, ठीक है ना। यही है गाइस, लग रहा है मेरे को दिखाई, नेट तो पकड़ा हुआ है, फिर भी कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। भेज भी दिए हैं, आ गया, डाउनलोड नहीं हो रहा। यही है गाइस, डाउनलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमें याद रखना है कि हमारा जो मास्कुलर जो टिश्यू होता है, हमारा पेशीय उत्तक होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है कार्डियक। मतलब क्या होता है कि रेखी, अरेखी, और उसके बाद हृदय, उसके बाद ऐच्छिक, अनैच्छिक, उसके बाद हृदय होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे ये भी तीन होते हैं, ठीक है, इस बात के लिए हमें याद रखना है। देखो यहाँ पे जो कार्डियक होता है ना, कार्डियक जो हृदय होता है ना, तो हृदय भी देखिए, हृदय को पूछेगा, हृदय नहीं,
हृदय, जो हमारा हृदय है ना, इसमें पूछ देगा कि ये ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है, जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, पूछ देगा कि ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है। तो देखो हृदय है भाई, हृदय कोई अपने इच्छा से काम नहीं करता है, उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है। तो हम नहीं कहते कि हार्ट नहीं आना चाहिए, मतलब कि ब्लड, मतलब जिसे कोई हार्ट अटैक आता है तो हम कहते हैं इधर हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, हार्ट अटैक हमें नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि मेरे कंट्रोल में रहता तब ना मैं कहता हूँ हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो कंट्रोल क्या है, अनैच्छिक तो ऐच्छिक तो नहीं है, अनैच्छिक है। अनैच्छिक मतलब कि अपने मर्जी से काम करेगा, कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा हृदय है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट मेरा था नर्वस टिश्यू, जिसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक ना, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। देखिए गाइस आ गया, देखिए ये हमारा क्या है, देखिए आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या, स्टेट नॉन इज द कार्डियक या मसल्स ना, मस्कल्स मसल्स ना। तो देखो ये हमारा ऐच्छिक है, देखो ऐच्छिक है ना, ऐच्छिक मतलब इसी को बोलते हैं कि अरेखी, मतलब कि देखो रेखी, रेखी बोलते हैं, या इसको रेखी बोलते हैं, इसको अरेखी बोलते हैं, अनैच्छिक इसको हृदय बोलते हैं। तो देखो ये है पूरा हमारा ये हमारा क्या है, मसल्स है, मसल्स का इस पे देखो ये पूरा दाना दाना ये देखो लगा है ना। तो ये हमारा क्या है, रेखी है, ठीक है। और ये देखो अरेखी है, और ये देखो हमारा हृदय का है, हृदय का देखो ऐसे, हृदय का देखो। तो बस यही था, फिगर दिखाई नहीं दे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा लास्ट क्या है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क में पाए जाने का संदेश परिवहन करता है। देखो गाइज, अभी हमें क्या है, भूख लगी, तो हमें भूख लगी तो हमारे क्या है कि तुरंत बात दिमाग से जाएगी, दिमाग हमें कहेगा कि हमें भूख लगी है, ठीक है। अभी कहीं हम गए, चोट चोट लगी तुरंत, तो हमें बात तुरंत दिमाग पे जाएगी, तुरंत आप बोलेंगे, आवाज़ आएगी मम्मी। तो हमें क्या होता है, तुरंत क्या होता है, तंत्रिका तंत्र तुरंत होता है ना, क्या होता है, मस्तिष्क में आने का संदेश का परिचय परिवहन करता है। मस्तिष्क में आने का जो संदेश है ना, उसको तुरंत परिवहन करता है कौन, तंत्रिका तंत्र ना। तो ये लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज कम आउट फ्रॉम ब्रेन, ठीक है ना। इसको देखा, अब पुनर्जनन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है, किसकी सर्वाधिक होती है, उपकला उत्तक होती है, उसकी सर्वाधिक होती है। और उसके बाद अंग में पूछेगा तो लीवर हो गया, लेकिन इसकी पुनर्जनन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। गाइज आप लोग को बार बार बता चुके, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो मतलब कि पुलिस क्यों कहते हैं हम लोग को हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, क्यों सुरक्षित रहता है, हेलमेट पहन के चलाएंगे तो हमारे सर में चोट नहीं लगेगी। और आप लोग जानते हैं जिसके सर में चोट लग गई है ना, वो एक बार हॉस्पिटल चला जाता है ना, तो सर की चोट जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी मतलब वो पाए जाते हैं, मतलब कि सभी ब्रेन में, मतलब हमारे ब्रेन में इतनी कोशिकाएं अदर मतलब पाई जाती है, उसका में पुनर्जन्म क्षमता ही कम होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होगा ब्रेन में अगर चोट लग जाएगी तो। इसीलिए बना हमें क्या है कि हेलमेट पहनकर यातायात का पालन करते हुए हमें चलना चाहिए, और मतलब बाइक वाइक चलाना चाहिए। इनकी कोशिका नहीं कहते, मतलब इनकी कोशिका नहीं करती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा न्यूरियन, जो ना ब्रेन से सिग्नल बॉडी में देता है, जो जो ब्रेन से सिग्नल बॉडी में देता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरियन कहते हैं। तो देखो न्यूरियन के क्या होता है, सिस्टम होता है, जो कि हमारा क्या कहता है ना, ब्रेन से क्या कहता है, सिस्टम हमारा बॉडी में देखा है। तो देखो यहाँ पे ना जो होता है ये क्या है, न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे देखो ये कि यहाँ पे पाया जाता है टेंड्राइट, टेंड्राइट पाया जाता है। तो पूछेगा टेंड्राइट कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब ये देखो ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये सोमा पाया जाता है, यहाँ पे ना सोमा पाया जाता है ना। ये हमारी सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे मिलता है, तो इन दोनों को जब मिलता है ना यहाँ से, तो एक्सॉन बोलते हैं, यहाँ पे स्वान सेल बोलते हैं, इसी को एक्सॉन बोलते हैं। यहाँ पे जोड़ने वाली जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन होते हैं, यहाँ पे देखो आर्गन है, हमारा आर्गन है, और यहाँ पे न्यूरॉन के जो कि वो है, तो हमारा आर्गन है। तो आर्गन से क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ अंत होता है उसका, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। साइनेप्स होता है, साइनेप्स होता है ना, देखिए एक एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ेगा, उनके बीच की संरचना को साइनोप कहते हैं। साइनोप क्या कहते हैं कि एक न्यूरॉन जो होता है ना, देखो एक न्यूरॉन है दूसरे से जब जुड़ेगा, एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ेगा तो उनके बीच की जो संरचना है उसको क्या कहते हैं हम, साइनेप्स कहते हैं। उसके बाद देखो माइलेप्स, इसको नोड ऑफ
रेनवियर मतलब कि रेनवियर की गुच्छे, मतलब कि नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। रेनवियर के गुच्छे किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो होती है ना एक्सॉन यहाँ होती है, एक्सॉन यहाँ बोलते हैं। हमें बस इस बात के लिए मतलब कि इसमें हमें हर फिगर मतलब इस फिगर को न्यूरॉन स्ट्रक्चर को याद रखना है। कभी इस फिगर देकर पूछ देगा यहाँ पे क्या पाया जाता है? डेंड्राइट पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे सोमा, सोमा पूछ देगा कहाँ पाया जाता है? सोमा यहाँ पे पाया जाता है। एक्सॉन, एक्सॉन इन दोनों के बीच को होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे साइनेप्स क्या होता है? एक न्यूक्रॉन दूसरे से जुड़ने के बीच को संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और देखो नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड्स, रेनवियर के गुच्छे कहाँ होते हैं? यहाँ पे एक्सॉन जो होता है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आर्गन वाला है, यहाँ से बॉडी जो जाता है तो देखो यहाँ पे, तो इसको हमें याद रखना है। तो गाइज फाइनली हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जो कि एनिमस टिश्यू, एनिमस टिश्यू क्या है कि हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा रह गया प्लांट टिश्यू, ठीक है ना, प्लांट टिश्यू रह गया, ठीक है ना, प्लांट टिश्यू। उसके बाद एनिमल्स टिश्यू को क्या कहते हैं हम, यहीं पे एंड हो गया हमारा। अब प्लांट टिश्यू ठीक है ले लेंगे क्लास में, पहले हम देखेंगे तो अगर मिले मतलब कि उसको पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर हमारा अंदर क्या होगा? इंडोक्राइन, इंडोक्राइन मतलब कि इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या होगा? अब चालू होगा अंतःस्रावी तंत्र, इसको हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। उसके बाद गाइस धीरे धीरे ही प्यूटेरियल ग्लैंड होता है, पाइनियल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ से लेके अभी बायोलॉजी, उसके बाद डिजीज पे आएंगे, रोग के बारे में। तो गाइस फाइनली मतलब अभी बायोलॉजी मेरा देखे तो फाइनली हमें लग रहा है कि 10 वीडियो लगेगा और 10 से 15 वीडियो में हमारा क्या बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पूरा बायोलॉजी का देखो द एंड ऑफ ऑल बायोलॉजी, बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बस मेरा ज़्यादा हो गया, बस यही बचा है, ठीक है। एक एक दिन में एक चैप्टर ले रहे हैं, बहुत समय लग रहा है कि 10-15 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगी बायोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो पूरे बायोलॉजी मेरे से ख़त्म करिए। मैं बायोलॉजी के बाद जस्ट तुरंत लाता हूँ क्या? केमिस्ट्री लाऊंगा, केमिस्ट्री के बाद लास्ट में फिजिक्स लाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स के 5 चैप्टर उसका इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मैग्नेटिज्म होता है, एक होगा ऑप्टिक्स होता है, और उसके बाद मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स, उसके बाद होता है लेंस होता है, मिरर होता है, उसके बाद होता है ये हमारा क्या होता है कि जो अभी इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये सब चैप्टर थोड़ा टफ होता है, तो इन सब पे मतलब हमें क्या है, इन सबको थोड़ा लास्ट में लाएंगे तो ताज़ा ताज़ा पढ़े रहेंगे, एग्जाम में जाएंगे तुरंत फट मारेंगे, ठीक है। तो हमें इसके बाद क्या, उसके बाद फिर देखो इसके बाद मेरा केमिस्ट्री जो बायोलॉजी कंप्लीट करा लेंगे तो हम पूरे एक मैराथन क्लास लाएंगे 8 से 10 घंटे का, उसमें पूरे बायोलॉजी कंप्लीट करा देंगे अपने नोट्स द्वारा, ठीक है। बायोलॉजी कंप्लीट करा के नोट्स द्वारा अपने, और उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री का भी अच्छा से कंप्लीट कराऊंगा, अच्छा से आप लोग को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का भी मैं नोट्स ला दूंगा, और मतलब मैराथन, उसके बाद उसको रिवीजन कर लेंगे। और फिर मैं डेली अगर मिल जाएगा टाइम फिर एक एक प्रैक्टिस सेट लेके मतलब पूरा कंप्लीट करके फिर फिजिक्स भी ले लेंगे साथ में। उसके बाद इसको करके तब तक हम लोग का क्या 17 नवंबर टारगेट है। 17 नवंबर से पहले हमारा क्या है, पूरे 10 नवंबर मेरा टारगेट है क्या कि 10 नवंबर तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरे क्या है कि मेरा देखो मैथ कंप्लीट है, मेरा रीजनिंग कंप्लीट है, मेरा केमिस्ट्री में मेरा तो सभी कंप्लीट है, मतलब मेरा सभी कंप्लीट है, बस हमें रिवीजन करना है। अब ये कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब बायोलॉजी, ये सब मेरे को अच्छा से पढ़ा के पूरा रिवीजन का, जो बायोलॉजी मेरा खत्म हो जाएगी, केमिस्ट्री रह जाएगी, इसको शुरू कर देंगे, फिजिक्स रह जाएगा। और इसके बाद मेरा 10 नवंबर को मेरा सभी खत्म हो जाएगा कि अगर मेरा एग्ज़ाम जो मुझसे जुड़ा है उसका एग्ज़ाम अगर 17 नवंबर को भी गाइस पढ़ा ना, तो मैं देखो मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके चल ही रहा हूँ, मेरा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट कराया हूँ, और रीजनिंग का भी मैं लेके चल ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो रीजनिंग थोड़ा आसान होती है, तो जैसे कि एक दिन का गैप करके लेके चल रहे हैं तो हमें 60 दिन में 30-40 सेट भी करा देंगे रीजनिंग का तो बहुत है। लेकिन मैथ का अगर 50 सेट टारगेट बनाए तो 50 सेट रीजनिंग का भी 50, मैथ का भी 50, दोनों सेट कराएंगे, उससे बाहर मैथ नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी हम 6 सेट करवा चुके हैं मैथ के, आप लोग जाके देख लीजिए। और उसके बाद गाइज क्या है, और यहाँ तक इसको हमारा कल स्टार्ट करते हैं क्या, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू, बाय, टेक केयर।